नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दोस्तों। इसमें टोटल हम दोस्तों फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों, 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप दोस्तों वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 29 जून को। ठीक है, 29 जून को दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो गोवा को जो पुर्तगाली राजधानी बनाया गया था वो बनाया गया दोस्तों 1530 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1530 में दोस्तों गोवा को पुर्तगाली राजधानी बनाया गया था। याद रखिए दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? ठीक है, पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था ये 1510 में किया था। ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी कब बनाया? 1530 को बनाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। पुर्तगाल दोस्तों एक देश जिसकी राजधानी दोस्तों लिस्बन होता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों वास्को डी गामा आया था दोस्तों, पुर्तगाली भारत में आया था कालीकट बंदरगाह पे 1498 में दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 3 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक को विद्युत में करता है। ठीक है, यानी विद्युत सेल जो है ऊर्जा का रूपांतरण करता है, रासायनिक को विद्युत में करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आइंस्टीन ने दिया था, ये दोस्तों सही है। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत दोस्तों ये किसने दिया था? फैराडे ने दिया दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, तरंग सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? तो दोस्तों ये वेबर ने नहीं दिया, याद रखिएगा। तरंग सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो तरंग सिद्धांत तो हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था तरंग सिद्धांत? हाइगेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? मैक्सवेल दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या है? सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो उष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, सवाना। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे कि पंपास दोस्तों अर्जेंटीना के घास मैदान को क्या कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास मैदान को दोस्तों पंपास कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को दोस्तों पेरी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को पेरी कहा जाता है और दक्षिणी अमेरिका के घास मैदान को दोस्तों पंपास कहा जाता है। दोस्तों दक्षिणी जो अर्जेंटीना है दोस्तों वो दक्षिण अमेरिका के ही दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो मैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका के घास मैदान को पंपास कहा जाता है, यानी कि अर्जेंटीना के घास मैदान को पंपास कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे, देखिए स्टेपी की अगर दोस्तों बात करते हैं तो यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्र को स्टेपी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सवाना की बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। ठीक है, और कौन जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों? तो ये है सवाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 6 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 6 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जाते हैं दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों एक राष्ट्रपति शासन दोस्तों, एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 352 में किया गया दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 352 में। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वित्तीय आपातकाल दोस्तों 360 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन दोस्तों, एक वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल दोस्तों 360 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 में और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जाते हैं दोस्तों। युद्ध दोस्तों, बाह्य आपातकाल दोस्तों, शस्त्र विद्रोह, यानी कि तीनों दोस्तों। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ए बी सी, यानी ए बी सी दोस्तों। अगर बात करते हैं 6 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी डी दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए। तो 7 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है दोस्तों। याद रखिएगा, धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया मेन रूप से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, धन विधेयक का अनुच्छेद 110 में किया था। अनुच्छेद 109 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 109 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया है दोस्तों, यानी धन विधेयक से संबंधित विशेष जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 109 में है। ठीक है, अनुच्छेद 117 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 117 में दोस्तों वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, वित्त विधेयक दोस्तों अनुच्छेद 117। ठीक है, अनुच्छेद 100 में क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, अनुच्छेद 100 में है, यानी कि सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, अनुच्छेद 100 में है दोस्तों। अनुच्छेद 110 में क्या है? तो धन विधेयक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या सीईओ कौन बने हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इस जय वर्मा सिन्हा दोस्तों इससे पहले थे। अभी दोस्तों नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ बन गए दोस्तों सतीश कुमार बने। कौन बने हैं? जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ जो है ये ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, जय वर्मा सिन्हा। लेकिन दोस्तों इनके जगह पे नए बने हैं, जय वर्मा सिन्हा की जगह पे नए कौन बने हैं? तो सतीश कुमार बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? सतीश कुमार। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल है कि G20 का 19वां यानी कि 2024 सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील। अगर बात करते हैं कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्राज़ीलिया। ठीक है, याद रखिएगा। इटली की राजधानी दोस्तों रोम है, और रोम जो है टाइबर नदी किनारे स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता, और जकार्ता में दोस्तों आसियान का मुख्यालय स्थित है। आसियान एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में ही। आसियान का जो स्थापना हुआ था ये 1967 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, G20 का स्थापना कब हुआ? तो G20 का दोस्तों स्थापना 1999 में हुआ था। ठीक है, ये आप देखिएगा 1999 दोस्तों G20 का स्थापना हुआ था। G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20। क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20, यानी इसमें टोटल 20 देश शामिल है। G20 का दोस्तों कोई हेडक्वार्टर नहीं, यानी कि कोई भी मुख्यालय नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका जो 19वां सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 10 नंबर सवाल देखिए। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर सवाल है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है दोस्तों। ठीक है, किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? अगर बात करते हैं तो ये मिलता है दोस्तों एहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, यानी एहोल अभिलेख में दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के बारे में खास करके बताया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति के लेख के बारे में बात करें दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। यानी समुद्रगुप्त की जो उपलब्धि है दोस्तों ये प्रयाग प्रशस्ति लेख में बताया गया है। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों, याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों ओडिशा के शासक खारवेल का विवरण मिलता है। ओडिशा के शासक दोस्तों खारवेल था, जिसका विवरण दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं मंदसौर अभिलेख में दोस्तों, अगर बात करेंगे तो मंदसौर अभिलेख में दोस्तों यशोधर्मन, ठीक है, यशोधर्मन के उल्लेख के बारे में दोस्तों मिलता है मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल कहा है दोस्तों आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा दोस्तों कौन था? तो 11 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बात करेंगे तो दोस्तों डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा फिरोज शाह जो तुगलक है एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है दोस्तों। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को याद किया दोस्तों। इस कुतुबुद्दीन के ऐबक की मृत्यु कैसे हुआ था दोस्तों? घोड़े से गिरकर इनका मृत्यु हो गया था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल है कि 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है दोस्तों, किसको अलग करता है? तो याद रखिए दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मिनी क्वाय और कवरती को अलग करता है दोस्तों। 9 डिग्री अक्षांश जो है ये मिनी क्वाय और कवरती को अलग करता है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि मालदीव और मिनी क्वाय को कौन अलग करता है, मालदीव और मिनी क्वाय कौन सा डिग्री अलग करता है दोस्तों? याद रखिएगा ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनी क्वाय को अलग करता है दोस्तों। निकोबार और सुमात्रा को कौन अलग करता है दोस्तों? तो ग्रैंड चैनल। ठीक है, याद रखिएगा ग्रैंड चैनल जो है दोस्तों, याद रखिएगा ग्रैंड चैनल जो है ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड चैनल ये किसको अलग करता है? तो दोस्तों निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। ठीक है, दोस्तों भारत का निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये किसको अलग करता है दोस्तों? ग्रैंड चैनल अलग करता है। अगर बात करते हैं कि उत्तरी अंडमान दोस्तों और मध्य अंडमान कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों नागपुर में। नागपुर में दोस्तों क्या क्या अवस्थित है? कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर दोस्तों। लखनऊ जो है ये किस नदी किनारे दोस्तों? गोमती नदी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि सिलिकॉन सिटी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर पूछेगा कि चमड़ा का कारखाना कहाँ है दोस्तों, तो कानपुर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर सवाल है कि भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है दोस्तों? तो भारत में सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों चेनाब है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? याद रखिएगा
सिंधु नदी की लंबाई दोस्तों 2880 किलोमीटर, ठीक है। 2880 किलोमीटर दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों चिनाब है, और सिंधु दोस्तों 5 सहायक नदी है। कितने सहायक नदी है? 5। कौन कौन सा? तो झेलम, सतलज, चिनाब, रावी और ब्यास। झेलम, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास जो है 5 सिंधु की सहायक नदी है दोस्तों। सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि झेलम दोस्तों मेन रूप से कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या होता है? तो दोस्तों घटेगा, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बाएं से दोस्तों दाएं जाने पर क्या होता है? आवर्त घटता है, ठीक है। ये आपको इसका परमाणु का आकार घटेगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 16 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल है कि अम्ल में समानता गुण पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करते हैं अम्ल में जो समानता गुण पाया जाता है, ठीक है, तो दोस्तों प्रोटॉन दे सकता है दोस्तों, क्या कर सकता है? प्रोटॉन दे सकता है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे सकता है दोस्तों, ये गलत है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन ले सकता है दोस्तों, ये सही है। प्रोटॉन ले सकता है दोस्तों, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर बात करेंगे कौन सही है दोस्तों, तो केवल ए सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सी सही है दोस्तों, प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है। अम्ल में समानता जो गुण पाया जाता है वो प्रोटॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना प्रोटॉन ले सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल है दोस्तों कि आर्य महिला समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आर्य महिला समाज के जो संस्थापक थे वो पंडिता रमाबाई थे। कौन थे? पंडिता रमाबाई जो थे ये आर्य महिला समाज के संस्थापक थे। अच्छा, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था दोस्तों? आर्य समाज का स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे, ठीक है, 1875 में किए थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है दोस्तों? सावित्रीबाई फुले जो है ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्योतिबा फुले की बात करते हैं दोस्तों कि सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज का स्थापना दोस्तों 1867 में किया गया था ज्योतिराव फुले के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 18 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल दोस्तों क्या कर रहा है? 18 नंबर सवाल है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। 18 का ऑप्शन नंबर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, गंधार कला में प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है दोस्तों कहाँ प्राप्त हुआ है? तो गंधार कला में प्राप्त हुआ दोस्तों। अगर बात करते हैं कि गंधार कला, ठीक है, अगर बात दोस्तों गंधार कला कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? गंधार कला का विकास दोस्तों पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 5वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ है, ठीक है। यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 5वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ है दोस्तों गंधार कला का विकास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म कब हुआ था? याद रखिए दोस्तों 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में दोस्तों इनका देहांत हो गया था, ठीक है। कुशीनगर में दोस्तों इनका देहांत हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनका दोस्तों जन्म हुआ था कुंडग्राम, याद रखिएगा दोस्तों, लुम्बिनी दोस्तों, याद रखिएगा लुम्बिनी में दोस्तों, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में हुआ था, ठीक है, यानी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हो गया था। इन्होंने सबसे जो पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे दोस्तों। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी किनारे दोस्तों, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा, 19 नंबर सवाल है कि बोधिसत्व पद पानी का चित्र मिला है दोस्तों, याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, अजंता चित्रकला में मिला है, ठीक है। किस कला में? अजंता चित्रकला, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एलोरा और अजंता की जो गुफाएं वो कहाँ है? औरंगाबाद में दोस्तों। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेन रूप से औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है दोस्तों 20 नंबर सवाल देखिएगा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है दोस्तों, किसमें वर्णित है? याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत में दोस्तों। अगर बात करते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि अनुच्छेद दोस्तों 36 से 51 है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। भाग 4 के दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगर बात करते हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 50 में, आर्टिकल 50 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 50 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा का उल्लेख किया गया दोस्तों, खास करके संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं दोस्तों। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और संवर्ती सूची में दोस्तों, ठीक है, 52 विषय हैं, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों,
21 नंबर सवाल आपके सामने है कि आत्मविश्वास में समास है दोस्तों, कौन सा समास है याद रखिएगा, तो ये है दोस्तों अवयवी अवयवी भाव समास है। आत्मविश्वास में कौन सा समास है, अवयवी भाव, यानी 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 22 नंबर कि 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 22 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किसे हो जाएगा दोस्तों, ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि कैरोलिना कराकी को और डू विस्मैन, ठीक है, यानी ए और सी दोनों को दिया गया था। खास करके याद रखिएगा 2023 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैरोलिन कराकिको को और डू विस्मैन को दिया गया था, ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है दोस्तों कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए 33वां जो हुआ है दोस्तों ये कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है दोस्तों। 34वां कहाँ होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा दोस्तों 34वां, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 2028 में जो होगा वो कहाँ होगा दोस्तों, 2028 में दोस्तों याद रखिएगा, 2028 में कहाँ होगा, तो ये दोस्तों लॉस यानी अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। अगर 2032 की बात करते हैं दोस्तों, 2032, ठीक है, तो 2032 में जो होगा दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में होगा दोस्तों। ब्रिस्बेन का ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 2032 का ओलंपिक होगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यानी कि 35वां ओलंपिक दोस्तों, और 34वां ओलंपिक 2028 में कहाँ होगा दोस्तों, लॉस एंजल्स यानी अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। और 33वां दोस्तों हो चुका है पेरिस में दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। अच्छा, पेरिस दोस्तों किसकी राजधानी है दोस्तों, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस में दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, सी नदी किनारे से। जापान की राजधानी टोक्यो दोस्तों, ठीक है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, याद रखिएगा। और टोक्यो जो है ये होन्सू द्वीप पर स्थित है टोक्यो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों, कैनबरा है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों 24 नंबर कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है दोस्तों, कौन शीर्ष पर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, अमेरिका है। कौन है, अमेरिका जो है ये यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है, ठीक है। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग, चीन की मुद्रा दोस्तों युआन, ठीक है। भारत और चीन के बीच दोस्तों कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल है कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था दोस्तों, ठीक है। 25 का ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता का जो किस योजना का लक्ष्य था, 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय दोस्तों कब तक माना जाता है, तो 1951 से लेकर दोस्तों 1951 से दोस्तों 1956 तक दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना। 1956 से दोस्तों 1961 तक दोस्तों किसका कौन सी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी है दोस्तों। 1961 से दोस्तों याद रखिएगा, 1961 से दोस्तों 1966 तक दोस्तों किसकी कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो ये है दोस्तों याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना है। 1966, 1967, 1968 दोस्तों नहीं हुआ था। 1969 से लेकर दोस्तों 1969 से लेकर 1974 तक, ठीक है, याद रखिएगा ये मेन रूप से कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। और 5वीं जो पंचवर्षीय योजना माना जाता है वो 1974 से लेकर दोस्तों ये 1978 तक माना जाता है, यानी कि 4 साल तक हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा मेन रूप से। देखिए 5वीं पंचवर्षीय दोस्तों एक ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 साल तक हुआ था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जिसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए और दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इंदिरा गांधी दोस्तों जो दिए थे वो गरीबी हटाओ का नारा भी दिए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला सवाल देखिएगा 26 नंबर कि बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा ये प्रभाव पड़ेगा दोस्तों बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, देखिए दोस्तों 27 नंबर सवाल है कि राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है दोस्तों, याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/6 सदस्यों को, ठीक है। यानी राज्यपाल जो है कितने सदस्यों को, तो 1/6 सदस्यों को विधानसभा में विधान परिषद में दोस्तों मनोनीत करता है। अगला है 28 नंबर, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों, कितना होता है, 46% होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 46%। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है याद रखिएगा NH2CONH2 होता है, NH2CONH2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 46% दोस्तों, ठीक है। अच्छा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो 78% पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 78% दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में, याद रखिएगा दोस्तों। ऑक्सीजन दोस्तों 21% पाया जाता है दोस्तों वायुमंडल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 नंबर सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 29 नंबर सवाल है कि घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, ये 1930 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गांधी ईवी समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है,
5 मार्च 1931 को दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। भगत सिंह को फांसी दोस्तों कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक है। 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन किए थे? कांग्रेस कराची अधिवेशन जो दोस्तों 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्षता दोस्तों कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। पूना पैक्ट दोस्तों कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था, ठीक है। 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था, किसके बीच? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ABCDE हो जाएगा दोस्तों, यानी लगातार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ABCD लगातार, यानी कि इसको दोस्तों आपको डेट याद रखना है मेन रूप से, ठीक है। तो ABCD सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा? ए के बाद दोस्तों B आएगा, ठीक है। तो दोस्तों बी ना ऑप्शन C में है ना दोस्तों ऑप्शन B में है, ए के बाद B, सिर्फ दोस्तों ऑप्शन A में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा दोस्तों 29 का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे दोस्तों? तो 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। मलिक अंबर थे। मलिक अंबर जो थे ये गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, अच्छा औरंगजेब दोस्तों ये मुगल वंश का शासक है दोस्तों, याद रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है दोस्तों। अच्छा किस सिख गुरु ने गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था? तो औरंगजेब ने दोस्तों गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था। गुरु तेग बहादुर जो थे ये सिख के 9वें गुरु थे 1675 में दोस्तों, याद रखिएगा। 1675 में दोस्तों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा। 31 नंबर सवाल है कि वायरस के विकास के लिए आवश्यक है दोस्तों, क्या आवश्यक है? तो 31 का ऑप्शन नंबर दोस्तों D हो जाएगा, जीवित कोशिकाएं, ठीक है। जीवित कोशिकाएं जो ये वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, जीवित कोशिकाएं, 31 का ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल देखिए 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 32 का दोस्तों ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का, यानी ऑप्शन नंबर C, ठीक है। यानी क्रोमैटोग्राफी जो है एक तकनीक है, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का एक तकनीक है, ठीक है। अगला है दोस्तों 33 नंबर है कि पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है? तो 33 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान। यानी पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है? द्रव्यमान, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है दोस्तों, द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन क्या है दोस्तों? ये अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, ठीक है। धातु पूछेगा दोस्तों तो पारा हो जाएगा, ठीक है। धातु पूछेगा दोस्तों पारा हो जाएगा। कमरे के तापमान द्रवस्था में कौन पाया जाता है? धातु, तो पारा। और अधातु दोस्तों ब्रोमीन, ठीक है, Br ब्रोमीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 35 नंबर कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितना परसेंट दोस्तों पाई जाती है पूरे भूभाग पर? यानी भारत भूभाग 40% दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के पूरे भूभाग पर 40% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, जिसमें दोस्तों काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा दोस्तों कपास की खेती की जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए दोस्तों 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है दोस्तों, किससे है? तो 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ये कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। 1920 में शुरू हुआ था दोस्तों और 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त इसलिए कर दिया गया था क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे दोस्तों, ठीक है। तो उसी से नाराज होकर दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे 1922 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में कौन सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल देखिए दोस्तों 37 नंबर है कि घूमती वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों B हो जाएगा, गायरोस्कोप, ठीक है। गायरोस्कोप क्या करता है दोस्तों? तो गायरोस्कोप क्या करता है? यानी घूमती वस्तुओं की गति को मापने वाला यंत्र है गायरोस्कोप। अगर बात करते हैं दोस्तों पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का काम क्या है दोस्तों? ये क्या करता है कि झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है दोस्तों पॉलीग्राफ का टेस्ट। यानी कोई भी चोर अगर पकड़ाता है दोस्तों उसके झूठ पकड़ने के लिए दोस्तों उसको पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, झूठ पकड़ने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। पायरोमीटर दोस्तों याद रखिएगा, पायरोमीटर क्या करता है? सतह के उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सतह के उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो अग्नाशय है, यानी कि पैनक्रियाज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों मनुष्य की? वो दोस्तों यकृत, इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं?
लीवर दोस्तों, इसका जो वजन होता है दोस्तों, ये करीब 1.5 kg इसका वजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा 1.5 kg के आसपास इसका दोस्तों वजन होता है, ठीक है, किसका, यकृत का। अगला दोस्तों 39 नंबर है कि गण में उपस्थित अवयव है, ठीक है। तो 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हम लोग बात करते हैं तो 39 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, तांबा जस्ता प्लस टीन दोस्तों। तांबा का Cu होता है कॉपर, ठीक है, याद रखिए, जस्ता का जिंक Zn होता है दोस्तों, और टीन का दोस्तों Sn होता है, ठीक है, याद याद रखिएगा, संकेत होता है, ठीक है। तो गण में उपस्थित अवयव है दोस्तों तांबा जस्ता प्लस टीन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 40 नंबर सवाल देखिए, 40 है कि कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है दोस्तों, ठीक है। तो 40 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्य बराबर विस्थापन गुणे बल होता है दोस्तों। कार्य बराबर क्या होता है, विस्थापन गुणे बल, यानी कार्य इक्वल टू विस्थापन गुणे बल होता है, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 41 नंबर सवाल क्या रहा है, 41 नंबर सवाल है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों, ये 1773 के अधिनियम द्वारा किया गया था। 1773 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 42 नंबर सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ठीक है। तो 42 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों 43 नंबर सवाल देखिएगा कि इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है दोस्तों, किसमें मिलता है, तो 43 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में, तो बोगाज कोई अभिलेख में इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख में हम क्या बताए थे, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों ओडिशा के शासक खारवेल का विवरण मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मंदसौर में क्या बताए थे, ठीक है, मंदसौर में बताए थे कि दोस्तों यशोधर्मन के बारे में बताया गया दोस्तों मंदसौर अभिलेख में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 44 नंबर सवाल देखिएगा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, हुंडकू प्रपात दोस्तों सुवर्णरेखा नदी पर, ये दोस्तों सही है। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। चुकिया प्रपात दोस्तों चमन नदी पर, ये भी सही है। दूध सागर प्रपात दोस्तों ये नर्मदा नदी पर दोस्तों, ये सही नहीं है। ये मांडोवी नदी पर दोस्तों, किस नदी पर, मांडोवी नदी मेन रूप से गुजरात में है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दूध सागर जो प्रपात है ये किस नदी पर है, मांडोवी नदी पर है, जो गुजरात में है दोस्तों खास करके, ये नर्मदा नदी नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा 45 नंबर सवाल देखिए, 45 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं दोस्तों, किसे कहा जाता है, तो अष्टरामबोली ज्वालामुखी को, याद रखिएगा, अष्टरामबोली ज्वालामुखी को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है दोस्तों। अच्छा, बात करते हैं कि कोलिमा ज्वालामुखी दोस्तों, ये मेन रूप से मैक्सिको की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। कोलिमा जो ज्वालामुखी है ये मैक्सिको की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, कोलिमा ज्वालामुखी, ठीक है। अगर बात करते हैं फ्यूजियामा ज्वालामुखी दोस्तों, ये जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, फुजियामा ज्वालामुखी, ठीक है, याद रखिएगा कि ये फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, यानी मेन रूप से जापान में है, ठीक है। और कोलिमा ज्वालामुखी दोस्तों ये है मैक्सिको की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 46 नंबर कि बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, तो बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी है, अगर 46 का ऑप्शन नंबर बात करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों पुनपुन नदी। कौन सा हो जाएगा, पुनपुन। गंगा की नदी की लंबाई कितना दोस्तों, 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों मिलती है दोस्तों तो मेघना बनाती है। कौन सा बनाती है, मेघना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए 47 नंबर, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे दोस्तों, ठीक है। तो 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेरेजियो, ठीक है, डेरेजियो, यानी यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे डेरेजियो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 48 नंबर कि समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान लिया गया है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान दोस्तों। समवर्ती सूची में दोस्तों कितने विषय हैं, याद रखिए दोस्तों, इसमें 51 विषय हैं। कितने विषय है, 51, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या है दोस्तों, कैनबरा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि समवर्ती सूची दोस्तों संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, तीनों का जो उल्लेख किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों, यानी कि केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो है वो मेन रूप से 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए 49 नंबर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से
हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है दोस्तों। तो 49 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25%। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से, तो 25% सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों हटाया जा सकता है, महाभियोग की जो प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 61 में है, यानी आर्टिकल 61 में दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, याद रखिएगा, जो 15वें राष्ट्रपति है, जो उड़ीसा के मयूरभंज जिला के रहने वाले दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल का आपके सामने कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 दोस्तों इसका गठन किया गया था, सही है। एलन सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में इसका स्थापना किया गया था, तो ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों इसका स्थापना 1960 में नहीं किया गया था, 1957 को किया गया था। कब किया गया था, 1957 को दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों 1990 दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है, यानी 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है ये 1957 को किया गया था, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 51 नंबर सवाल है कि 1935 के अधिनियम को किसने दांस्ता का नया चार्टर कहा था दोस्तों, किसने कहा था, तो 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1935 के अधिनियम को किसने दांस्ता का नया चार्टर कहा था, नेहरू दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी, याद रखिएगा 23 जनवरी दोस्तों 1897 को दोस्तों, याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 52 नंबर सवाल दोस्तों। 52 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 52 नंबर सवाल है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, श्री कृष्ण से थे, याद रखिएगा श्री कृष्ण जी जो थे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे दोस्तों। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और बिहार केसरी के नाम से दोस्तों श्री कृष्ण को सिंह को जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था बिहार में, 1940 में हुआ था, कब हुआ था, 1940 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, 53 नंबर सवाल है कि पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अम्ल, ठीक है, पदार्थ की जो प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है अम्ल के आधार पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 54 नंबर सवाल देखिए। 54 नंबर सवाल है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई, ठीक है, याद रखिएगा। तो 54 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों अछूत की जो अवधारणा ये स्पष्ट हुई। अच्छा बात याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल दोस्तों कब से कब तक माना जाता है दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों, याद रखिएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक ये उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि ऋग वैदिक काल दोस्तों कब से कब तक माना जाता है, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों, याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक ये दोस्तों ऋग वैदिक काल माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक। अगर बात करते हैं कि गुप्त काल दोस्तों कब से कब तक माना जाता है, याद रखिएगा ये 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 200 ईस्वी से लेकर दोस्तों 500 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम ईस्वी की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ईसा पूर्व में क्या होता था, घटता था, ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है। तो मौर्य काल दोस्तों कब से कब तक माना जाता है, मौर्य काल जो माना जाता है मेन रूप से 322 यहाँ दोस्तों ईसा पूर्व होगा, 322 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों, ठीक है, तो 185 ईसा पूर्व तक दोस्तों मौर्य काल का काल माना जाता है। फिर से देख लीजिएगा, ऋग वैदिक काल दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। गुप्त काल दोस्तों 200 ईस्वी से लेकर दोस्तों 500 ईस्वी तक माना जाता है। और मौर्य काल जो है ये 322 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 185 ईसा पूर्व तक काल माना जाता है, ठीक है। मौर्य काल का स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों शासनकाल माना जाता है 322 ईसा पूर्व से लेकर 198 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का काल। अगर बात करते हैं कि गुप्त काल का स्थापना किसने किया था, गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन मेन रूप से गुप्त वंश जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 55 नंबर सवाल देखिए। 55 नंबर सवाल है कि मुगल काल में मदद ए मास था दोस्तों, क्या था, तो 55 का दोस्तों अगर बात करते हैं 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्वानों को कर मुक्ति भूमि, ठीक है, विद्वानों को कर मुक्ति भूमि जो है ये मुगल काल में मदद से मास था। अगला है 56 नंबर कि वनों के संरक्षण संवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सिल्वी कल्चर कहलाती है, क्या कहलाती है, सिल्वी कल्चर दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, 57 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 57 नंबर सवाल है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो 57 का दोस्तों अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन
नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों क्या होता है, N2O, जिसको दोस्तों हास्य गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 58 नंबर सवाल है कि ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये असाधारण वृद्धि होती है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल दोस्तों क्या माना जाता है, 120 दिन माना जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन माना जाता है दोस्तों। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया कैंसर में आरसीबी में होता है, असाधारण वृद्धि होता है, यानी कि 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 59 नंबर सवाल देखिए। 59 नंबर सवाल है कि मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है दोस्तों। ठीक है, यानी मेंडल का जो आनुवंशिकता जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है दोस्तों, लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर आधारित है, लैंगिक जनन। ठीक है, अगला 60 नंबर है कि आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपस्थिति पर। किस पे दोस्तों, अपस्थिति पर आधारित है, यानी कि 60 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है 61 नंबर सवाल देखिए। 61 की कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, बल्कि कराधान, ठीक है, बजट, सार्वजनिक नियम दोस्तों ये क्या है, ये राजकोषीय नीति का उपकरण है और नहीं है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला है 62 नंबर कि अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा अलीनगर का जो संधि हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यह सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। याद रखिएगा ये कब हुआ था दोस्तों, अलीनगर की जो संधि हुआ था, याद रखिएगा ये 9 फरवरी, ठीक है, 9 फरवरी दोस्तों, याद रखिएगा 9 फरवरी 1757 में हुआ था। 9 फरवरी 1757 दोस्तों अलीनगर की संधि हुआ था, यह सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 63 नंबर सवाल। 63 नंबर है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो 63 का दोस्तों अगर बात करते हैं तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलियम में होता है। किसमें होता है, इलियम में। ठीक है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, इलियम, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 64 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों 64 नंबर सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, 64 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 64 नंबर सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति का वापस लौटाना दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 111 में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 110 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक के बारे में बताया गया। धन विधेयक दोस्तों अनुच्छेद 110 में है। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 201 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 201 में है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। विचार के लिए आरक्षित विधेयक दोस्तों अनुच्छेद 201 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 65 नंबर सवाल देखिए। 65 नंबर सवाल कहा है आपके सामने कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, यानी अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 52 में है, 352 में। राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, याद रखिएगा। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 66 नंबर सवाल देखिए। 66 नंबर सवाल है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों। ठीक है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की। अगला है 67 नंबर कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों 67 की अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 97वां संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 68 नंबर सवाल देखिएगा। 68 है कि आर की असमानता का माप किया जाता है। तो 68 का दोस्तों अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉरेंज कर्व। ठीक है, आई की असमानता का माप किया जाता है लॉरेंज कर्व के द्वारा। अगला है 69 है 69 नंबर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। ठीक है, यानी अनुच्छेद 75 के 1 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ सवाल भी ऐसे भी पूछता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है, नियुक्त किया जाता है दोस्तों, मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति किया जाता है। नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 75(1) के तहत किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 53 में क्या है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 53 की अगर बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा कि अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 74 में दोस्तों क्या बताया गया है, मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया दोस्तों। मंत्रिपरिषद गठन के बारे में अनुच्छेद 74 में है। और अनुच्छेद 78 में दोस्तों क्या है, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया। याद रखिएगा अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा
70 नंबर सवाल का है आपके सामने। 70 नंबर सवाल है कि लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों। 70 नंबर सवाल देखिए क्या अगर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मोहन जो मालवीय है ये लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। मोतीलाल नेहरू दोस्तों याद रखिएगा 1923 में चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 71 नंबर सवाल कह रहा है कि नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होता है। 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। क्या होता है दोस्तों, नमक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक घटता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 72 नंबर सवाल है, 72 है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग मान कितना दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दोस्तों क्या होता है, ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई वस्तु को फेंकेगा वो द्वारा दोस्तों पृथ्वी पर लौट के वापस नहीं आएगा। ठीक है, यह है पृथ्वी का पलायन वेग, यानी पृथ्वी से पलायन कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला 73 नंबर सवाल है कि लैंगर हैंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है दोस्तों। ठीक है, तो 73 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटा कोशिका। ठीक है, याद रखिएगा। लैंगर हैंस की दीपिका के किस कोशिका से, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रवण होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 74 है कि एक मोबाइल फोन चार्जर है। ठीक है, तो 74 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक मोबाइल फोन चार्जर है, यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर सी। अगला है 75 नंबर। 75 है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। ठीक है, घनत्व दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा, नहीं वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अब बाकी सब दोस्तों आयतन परिवर्तित हो जाएगा, भार भी परिवर्तित हो जाएगा और द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाएगा। अपरिवर्तित दोस्तों घनत्व रहेगा, डेंसिटी। अगला 76 नंबर, दीवान ए मुश्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो दीवान ए मुश्तखराज विभाग की स्थापना किया था 76 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा, डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 77 नंबर सवाल है कि सिंध का विलय कब किया गया दोस्तों। 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1843 को। 1843 को दोस्तों सिंध का विलय किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, 1843 को सिंध का विलय किया गया था। अगला है 78 नंबर कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 78 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का, ठीक है, प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 79 नंबर सवाल है आपके सामने कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों, किसने किया था। 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने किए थे। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अगला है 80 नंबर सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो पामस्टन थे। याद रखिएगा, पामस्टन जो थे ये 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। और 1857 क्रांति के समय किसका शासनकाल था दोस्तों भारत में, तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रतन टाटा। ठीक है, यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा। ठीक है, अगला है 82 नंबर कि भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। ठीक है, कब तक रखा है दोस्तों, यानी 2040 तक रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। अगला सवाल है 83 नंबर सवाल। 83 है कि हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है दोस्तों, किसने किया है। तो 83 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, जापान ने किया। जापान का राजधानी दोस्तों टोक्यो। ठीक है, याद रखिए। जर्मनी का राजधानी दोस्तों बर्लिन है। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युवान। अगला सवाल देखिएगा। अगला 84 नंबर सवाल आपके सामने है कि गजह कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम के द्वारा। गजह कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है, असम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि अम्बला 85 है दोस्तों कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ठीक है, ये दोस्तों उपरोक्त काव्य में रस कौन सा रस दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों करुणा रस है। क्या कौन सा रस है दोस्तों, करुणा रस। ठीक है, यानी 85 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, इसमें कौन सा रस है, करुणा रस। अगला सवाल देखिएगा। 86 नंबर सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, 86 है कि नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ दोस्तों। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, भारत और मंगोलिया।
भारत और मंगोलिया के बीच दोस्तों नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है। अच्छा, मंगोलिया की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, मंगोलिया की जो राजधानी उलान बटोर है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। और थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बैंकॉक, ठीक है, याद रखिएगा। थल सेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, 15 जनवरी को दोस्तों भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वायु सेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौ सेना दिवस दोस्तों याद रखिएगा, बात करते हैं तो 5 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, 87 नंबर सवाल है कि हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया दोस्तों, ठीक है। 87 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सऊदी अरब के साथ। किसके साथ, सऊदी अरब। राजधानी क्या है दोस्तों, सऊदी अरब का रियाद होता है, ठीक है। भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू होता है, ठीक है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी होता है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है, याद रखिएगा। तो हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ, तो सऊदी अरब के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 88 नंबर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट दोस्तों इंग्लिश का सवाल है। सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो दोस्तों 88 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ए हो जाएगा, सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला 89 है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो 89 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में मनाया गया है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है कुरुक्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 90 नंबर सवाल। 90 है कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है। तो 90 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्र का, ठीक है। मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा होता है। मिस्र को दोस्तों इजिप्ट भी बोलते हैं। फिजी की राजधानी दोस्तों सुबा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, फिजी की राजधानी सुबा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार, तो मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है। अगला है 91 नंबर कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य थे। कौन थे, माधवाचार्य जो थे ये द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 92 नंबर सवाल है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो ये तंजौर में है, ठीक है। तंजौर में दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मदुरई जो है किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों, मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 93 नंबर सवाल है कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है दोस्तों, तो 5 भारतीय राज्य दोस्तों बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था पाकिस्तान से दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद कब हुआ था बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, यानी 1971 को हुआ था बांग्लादेश आज़ाद हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों कि बांग्लादेश जो है भारत से कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 4096 किलोमीटर यानी कि 4096 किलोमीटर बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा बांग्लादेश करता है दोस्तों। अगला दोस्तों 94 नंबर सवाल देखिए। 94 नंबर सवाल है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, ये दोस्तों नील नदी पर। यहाँ पे दोस्तों नील नदी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आसवान बांध किस नदी पर है, नील नदी पर दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कांगो जो है अगर बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कांगो नदी, सॉरी, यहाँ से सवाल पूछेगा कि लिम्पोपो नदी किस लिम्पोपो जो नदी है ये किस रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। लिम्पोपो जो नदी है दोस्तों ये लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को दोस्तों। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है। और दोस्तों कर्क रेखा जो है ये माही नदी को 2 बार काटती है, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 95 नंबर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड ही इज ए मैलिफिसिएंट पर्सन। इसके दोस्तों यहाँ पे इसका अंडरलाइन जो वर्ड किया गया है इसका दोस्तों नियरेस्ट मीनिंग खोजना है, ठीक है। तो 95 का हम लोग देखेंगे दोस्तों, 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिमिनल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 96 का दोस्तों हम आपको आंसर बता देते हैं दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 96 दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 5 दिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। या प्रश्न को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चूंकि दोस्तों बिहार दुर्गा में मैथ का सवाल पूछता है दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 96 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा 5 डे, ठीक है। अगला दोस्तों 97 नंबर सवाल, इसका दोस्तों आंसर अगर बात करते हैं तो 97 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 16 घंटे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 16 घंटे। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा मैथ को बनाकर। अगला सवाल देखिए दोस्तों 98 नंबर सवाल देखिएगा, 98 है, 98 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, ठीक है। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38% हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला दोस्तों 99 नंबर सवाल है, 99 के दोस्तों आंसर देख लीजिएगा। 99 के दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1260, ठीक है, यानी 1260, ठीक है। और लास्ट सवाल है दोस्तों 100 नंबर सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमने टोटल 100 प्रश्नों को देख लिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।